अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब और सदीक जान साहब। नाज़रीन, पेशावर में हम मौजूद हैं और जितनी भी हमने गुफ्तगू की, जो मुख्तलिफ वीडियोस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इससे पहले हमने की हैं, उसके अंदर ये चीज़ तो इस बात पर हम मुत्तफिक हैं सब लोग कि हर वो चीज़ सुहेल आफरीदी कर रहे हैं जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, नाकाबिल कबूल हैं, चैलेंजिंग हैं। तो नतीजा यही चीज़ें इस तरफ ही जा रही हैं कि एक टकराव होगा, तसादम होगा। तो इस वीडियो के अंदर ज़रा हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि तसादम की सूरत हाल में उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, किसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जाहिर है या तो एक फरीक हावी हो जाएगा, अगर सूबे का जो मौक़िफ़ है वो जीत गया तो वफाकी हुकूमत, क्योंकि हर वो चीज़ वो कर रहे हैं जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा है। तो अगर तो वो उसमें प्रिवेल कर गए तो हाइब्रिड निज़ाम का रहना, मसलन इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं तो हाइब्रिड निज़ाम का रहना नामुमकिन सा हो जाएगा, जो कि होना नहीं है, इसलिए वो नाकाबिल कबूल बात है। इसी तरह ऑपरेशंस का मामला है, दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर सुहेल आफरीदी नहीं आगे बढ़ रहे और मुलाकात हुकूमत भी नहीं करवा रही, तो एक वो डेडलॉक है और डेडलॉक अब लीड करता नजर आ रहा है एक तसादम की तरफ। तो तसादम अगर हो गया तो उसके नतीजे में फिर कौन सी हुकूमत घर जाएगी। एक तासुर यही है कि वफाक चूंकि ताकतवर है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिर सुहेल आफरीदी अगर नहीं चलेंगे सिस्टम के साथ तो फिर उनको घर जाना होगा। अगर वो घर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये चीज़ ज़रा तफसील से असदुल्ला खान साहब और सदीक जान साहब से डिस्कस करते हैं, जो इन्होंने हमने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं और उसके अंदर जो इस वक्त स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्लानिंग्स हैं जो हो रही हैं दोनों अतराफ से, उसकी रोशनी में। तो असदुल्ला खान साहब, ये जो हमने पिछला पूरा बैकग्राउंड भी किया, हर वो चीज़ सुहेल आफरीदी कर रहे हैं जो निज़ाम के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जब अनएक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब है कि उनका यहाँ पे रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो मुश्किल हो गया या वो ना रहे तो फिर क्या होगा। देखिए रिजवान साहब, जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, तब से हम एक बात हर थोड़े अरसे के बाद सुन रहे हैं गवर्नर राज की। हमें ये भी पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कुछ अरसे के बाद, कोई साल के अंदर अंदर वो गैर मकबूल हो गए और वो इतने गैर मकबूल हुए कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उन्हें हटाने का मुतालबा कर दिया। सही है। करप्शन की बातें होने लगी, अली अमीन गंडापुर पर काफ़ी किस्म की चार्जशीट लग गई। सादा लफ्ज़ों में ये कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गैर मकबूल हो गई। वो अलग बात है कि इमरान खान की मकबूलियत तो वैसी की वैसी रही, पीटीआई की भी रही, लेकिन अली अमीन गंडापुर की हुकूमत परफॉर्मेंस की वजह से, उनके दोहरे बिहेवियर की वजह से, एक तासुर ये कि वो कॉम्प्रोमाइज थे और थे भी, उसकी वजह से गैर मकबूल हो गई। गैर मकबूल हुकूमत को गिराना सबसे आसान होता है। गैर मकबूल तरीन हुकूमत को भी किसी के जुर्रत नहीं हो सकी कि गवर्नर राज लगा के गिरा सके। यानी गवर्नर राज लगाना तो एक गैर मकबूल हुकूमत के ज़माने में भी मुमकिन नहीं हो सका। ख्वाहिश तो उस वक्त भी थी कि यार ये सूबा पीटीआई के हवाले क्यों करें, क्यों ये लोगों के यानी ये फैसला साजों के बस में क्यों नहीं था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक सेंटिमेंट है। आप उस सेंटिमेंट को उठा के कौन से दरिया में डाल देंगे, कहाँ पर ले जाके गर्क करेंगे। और आज सूरत हाल 10 दिन के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ चेंज हो गई। इस वक्त पाकिस्तान तरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम इतने ज्यादा चार्ज हैं, इंक्लूडिंग लीडरशिप भी और अवाम भी। और फिर आप इस अवाम में, हमने पिछले भी व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है वो तो अलग है, जो कबायली इलाके हैं वहां के लोग तो वैसे ही एक पेज पर आ गए हैं पॉलिसी की वजह से। यानी पीटीआई के मुखालिफ भी हों तो पॉलिसी के वो साथ खड़े हैं। वो कहेंगे मैं पीटीआई के खिलाफ हूं मगर पीटीआई की कबायली इजलाह की पॉलिसी के साथ। खैबर का जरगा इसकी अक्कासी करता है, खैबर का जरगा अक्कासी करता है। उसके अलावा एक फजा बन गई है पूरी, यानी एक जरगा तो चले एक कंपोनेंट है, एक यूनिट है, एक फजा बन गई है कबायली। जब से कबायली जिले का नुमाइंदा वज़ीर आला बना है तो तब से कबायली इज़्ज़ा में एक फजा बन गई है कि यार ये जो बात कर रहा है ये हमारी बात कर रहा है। आप देखें ना, मसलन पीटीएम की बात करें, पीटीएम का जो नैरेटिव है वो पार्टी की से बालातर होकर है, यानी उसको तमाम पार्टियां सपोर्ट करती हैं। और उसके बाद अब ये वाला जो नैरेटिव आया है कबायली इज़्ज़ा के हवाले से, उसको सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में आप कैसे मुमकिन है कि इतनी ज्यादा एक पार्टी को, एक वज़ीर आला को हाइप मिल चुकी हो, लोग चार्ज हों, कट मरने के लिए तैयार हों, इस्लामाबाद में आकर जो है वो पिछले साल नवंबर का मैस्कर भूल के वो दोबारा उसके लिए फेस करने के लिए तैयार हों। आप कैसे गवर्नर राज लगा के उस हुकूमत को गिरा सकते हैं, और अगर गिराएंगे तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हम कश्मीर में देख चुके हैं, मकबूल हुकूमत को गिराने का नतीजा क्या हुआ।
आपने एक खिचड़ी बनाई, उसके बाद जो कमेटी है वो थोड़े अरसे बाद एहतजाज करने के लिए आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। एक आग गिलगित बल्तिस्तान में इसीलिए सुलग रही है, बलूचिस्तान में आग इसलिए सुलग रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम वोट किसी और को देते हैं, निकलता किसी और को है। तो नुमाइंदा हुकूमत को गिनाना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल में ये उस दिन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने का फैसला जिस दिन बिल्कुल कोई रास्ता बचेगा ही नहीं और ऐसा लगेगा कि मामला हर तरफ से हाथ में निकल गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन भी यह फैसला होगा उस दिन एक खुदा ना खास्ता एक आग लग सकती है। आग लगने से मेरी मुराद नहीं कि फिजिकली आग लग रही होगी, लोगों के जज्बात होंगे और उसका बड़ा एक असर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक एहतजाज होना नवंबर में, वो इतना ताकतवर एहतजाज हो जाए कि हुकूमत के लिए उसको संभालना मुमकिन ना रहे। अगरचे इस तरह का एहतजाज अभी तक नहीं हुआ, लेकिन प्लान इसी तरह का एहतजाज हो रहा है कि एक अवाम का समंदर आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, सिंध से भी आए, पंजाब से भी आए, अवाम का एक समंदर आ जाए और खुदा ना खास्ता फिर उसी तरह का रिस्पॉन्स आया जिस तरह का पिछले साल नवंबर में आया था, तो शायद इस दफा लोग गोलियां खाकर घरों को ना जाएं। और उसका नतीजा जो है वो एक इनकलाब की सूरत में हो सकता है। इनकलाब क्या होता है कि जिसमें फिर हुकूमत को घर जाना पड़ता है, सारी हुकूमतों को घर जाना पड़ता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी जाएगी, फिर विफाक की भी जाएगी, फिर खुदा ना खास्ता जमहूरियत ही डीरेल हो सकती है। वो एक मंजरनामा बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि चीज़ें जो हैं वो, यानी आप जब एक मरतबा आग लगती है तो फिर किसी के भी इख्तियार में नहीं रहती। यानी मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में तब लगे हैं जब लोगों की भी हिमायत मिल गई है उसको। बहरहाल अयूब खान के ज़माने में भी मिल गई थी इब्तदा में, क्योंकि पीछे 6 साल तक एक तमाशा लगा हुआ था। कोई 2 महीने का वज़ीर आज़म, कोई 4 महीने का वज़ीर आज़म, कोई 6 महीने, 2 साल का वज़ीर आज़म। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तबाही मचा दी थी, आइन का खिलवाड़ हो गया था। लोगों ने कहा चलो यार इससे जान छूटी। ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी एक जस्टिफिकेशन मिल गई। परवेज़ मुशर्रफ आए तो हुकूमत बहुत गैर मकबूल हो गई थी और लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। क्या आज लोग मार्शल लॉ को वेलकम करने के लिए खड़े हैं? 1% भी इसका कोई इम्कान नहीं है कि इस यानी परवेज़ मुशर्रफ अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इतना गैर मकबूल नहीं था जो सेंटिमेंट इस वक्त जो है वो है। तो कैसे आप वेलकम करेंगे? कौन वेलकम करेगा? तो ये भी मेरा ख्याल है कि ऑप्शन नहीं है। तो और फिर इस सारी बात, आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि इस सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं आलमी हालात जो इस वक्त हमारे लिए बड़े क्रिटिकल हैं। मैं अपने व्लॉग्स में आजकल पिछले 4-5 दिन से एक मुसलसल बात कर रहा हूँ और वो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने अपने लिए इतने महाज खोल लिए हैं दाखिली और खारजी सतह पर कि बैक वक्त इतने महाजों को संभाला नहीं जा सकता। यानी आपने कबायली इज़्लाह का महाज खोल लिया, आपने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के खिलाफ महाज खोल लिया, आपने सियासी अदम इस्तेहकाम का महाज खोला हुआ है, आपकी मैशत का महाज खुला हुआ है, आपके सिक्योरिटी का, आपने ईस्टर्न बॉर्डर पर आपको खतरात हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पर खतरात हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला हैं, फिर दहशतगर्दी के मामला, बलूचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा। इतने महाजों पर नहीं बैक वक्त कोई हुकूमत लड़ सकती, और लड़ भी रही हो तो ज़्यादा आसानी लड़ सकती। और फिर आप देखिए, कहा जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना ही करना है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन आलमी माहिरीन, जो जंगों के माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया खामोश तो बैठा है लेकिन हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने अपनी हजीमत का बदला लेना है और वो अपने जो गैप्स है उसको फिल कर रहा है। तो अगर वो दोबारा आता है तो उस पर फिर सवाल है कि क्या अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ वैसे ही रहेगी, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यार तुम्हारा मसला खुद जाके लड़ो, मैं और भी कामों में मसरूफ हूँ। फिर उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, ना की तो फिर वो मामला, तो फिर अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा होगा? फिर क्या इंडिया के साथ जंगबंदी कराएगा? और क्या इंडिया को इस दफा नहीं पता होगा कि अमेरिका ने जंगबंदी कराई तो क्या होगा, या अमेरिका कूदा तो क्या होगा? क्या इंडिया दोबारा बात मान लेगा अमेरिका की, और क्या अमेरिका दोबारा से इंटरवीन करेगा उसी तरह से, या उसके उस वक्त मुफादात बदल चुके होंगे? तो मुझे लगता है कि आलमी हालात जो है ना, और फिर क्या अमेरिका का एतमाद पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी हुकूमत को, आज पाकिस्तानी हुकूमत के साथ सिर्फ एक प्लस पॉइंट है उसके, क्या जी यार डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ खड़ा, बस। बाकी तो इंटरनली जो कुछ इंटरनली भी नहीं है, एक्सटर्नली भी कहीं उसके बस ये कि अमेरिका के, और अमेरिका आर्जी मुफादात के लिए खड़ा हुआ है। क्या ये मुफादात उससे अब्राहम अकॉर्ड के बाद भी मौजूद रहते हैं, और क्या 1-2 महीने के बाद भी रहते हैं? तो ये एक ऐसा लावा पक रहा है जो किसी ना किसी दिन फटना है। क्या मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसके होते हुए ये गवर्नमेंट सस्टेन कर सकती है अगर वो लावा फट जाता है तो?
और अगर खुदा ना खास्ता इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है और वो आलमी हिमायत नहीं मिलती तो क्या होगा, और पाकिस्तान के अंदर से भी वो हिमायत जो मई में मिली थी उस तरह की हिमायत दोबारा मिलेगी, क्योंकि उस वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम मुश्किल वक्त में अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के लिए लोग खड़े हुए थे और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई और फिर उसी तरह से लोगों के घरों पर रेड होना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है और किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। यानी ये गवर्नमेंट ना समझे कि हमने हमेशा मार दिया है तो अब भी वही हालात है, हम मार लेंगे, ताकत में होंगे, हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। सही है सिद्दीक जान साहब, इस हुकूमत या उसको हाइब्रिड निज़ाम या जो भी कहें, उनके पास एक ही तरीका है कि वो ताकत के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। इस बार भी जो हम बात कर रहे हैं कि ताकत के ज़रिए एक ही रास्ता है कि या तो लोगों को एहतजाज से रोका जाए, क्योंकि बात नहीं हो रही, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो रही, और मुलाकात हो भी जाए तो उसके बाद जो सुहेल अफरीदी जो हम वीडियोज़ के अंदर बात भी की कि जो चीज़ें कर रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, कहीं किसी न किसी मौके पर जाकर टकराव तो होना है, और टकराव के नतीजे में जो वफाकी हुकूमत है उसके पास है ताकत, हथियार, और वो उसको रोनने की कोशिश करेगी। क्या इतना आसान है उनके लिए? और दूसरा जो गवर्नर राज और ये सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए पहले तो मैं दो बातों का एतराफ़ करूँ। एक, मुझे इस कुर्सी, इस सीट पे बैठ के पता चला है कि जब आप यहाँ बैठ के लंबी बात कर रहे होते हैं तो उस पर क्या गुजरती तो उस पर क्या गुजर रही होती है, एक बात। और दूसरा, मुझे वसीम मलिक से भी मोहब्बत हो गई है पिछले 2-3 दिन में, जो हमने वसीम मलिक के साथ किया है। हाँ, वो लोगों ने उसके साथ भी ठीक है, नीचे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा लोगों के आए हैं कि वसीम मलिक को इज्जत दो। तो जिस तरह से हमने उनको जो है ना वो बिल्कुल खामोश, हालांकि मैंने पूरा बदला आपसे नहीं लिया, जो पिछले वीडियो में आपने 10-12 मिनट की तकरीर फरमाई थी तो मैंने हौसले से सुनी। अच्छा जी, देखिए एक तो मैं असद साहब की एक बात से इख्तलाफ करता हूँ। इन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत अनपॉपुलर थे, उसके बावजूद उनकी हुकूमत गिराना भी मुमकिन नहीं था। मेरा असदुल्ला खान साहब से इख्तलाफ ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब अनपॉपुलर पीटीआई के अंदर थे, पीटीआई के लोगों के अंदर थे, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर या वफाकी हुकूमत के अंदर वो अनपॉपुलर नहीं थे, पॉपुलर थे, बल्कि बहुत पॉपुलर थे। और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आपको उस दिन हुआ जब इमरान खान साहब ने उनको हटाया तो नून लीग के वफाकी वज़ीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको बचाने की कोशिश और कहा कि वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। और फिर वो टीवी चैनल्स जो पहले कहते थे अली अमीन गंडापुर डिलीवर नहीं कर रहे, तो वो करप्शन हो रही है, तो पीटीआई ने तबाह कर दिया है सूबे को, उनके दिल में भी दर्द जाग उठा और वो उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब के हक में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन शुरू हो गई कि बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े मुतदिल हैं, मामला फहम है, चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और देखें ना किस बंदे को लेके आए हैं। तो मतलब उस तरह से हो गया। तो अली अमीन गंडापुर साहब के होते हुए गवर्नर राज लगाने की जरूरत ही नहीं थी, उनसे बेहतर कौन था। और एक चीज, लेकिन मेरा ये कहने का कि इसके बावजूद अगर लगाते तो बाउंस बैक करता, फिर भी लोगों का रद्द-ए-अमल आता। हाँ, सही है, लोगों में वो इस बात पे भी मेरा इख्तिलाफ है। मैं आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। दूसरी बात यह है कि देखें अली अमीन गंडापुर साहब टीटीपी से किसके बिहाफ पे, किस मकसद के लिए बात कर रहे थे, ये भी जब कभी कोई किताब लिखेगा तो ये तफसीलात सामने आएंगी कि अली अमीन गंडापुर साहब बातचीत कुछ मौके पे उन्होंने टीटीपी के साथ की, और वो कोई इमरान खान के लिए नहीं की, वो कोई पीटीआई के लिए नहीं की, वो कोई केपीके के लोगों के लिए नहीं की। बस इतना ही मैं आपको, ठीक है, उसमें बड़ी चीजें हैं ठीक है खान से रिलेटेड। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि क्या होगा। एक तो मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि टकराव और तसादुम ही खुदा न खास्ता होगा, और उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो यह है कि हमने पिछली वीडियो में ये तो बात की कि शायद मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठा जा सकता है, लेकिन पहले अब ये देख लें कि इमरान खान क्या मांग रहे हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट उनमें से कोई एक भी चीज़ इमरान खान को दे सकती है? इमरान खान मांग रहे हैं 9 मई की तहकीकात, इमरान खान मांग रहे हैं 8 फरवरी का मैंडेट वापस, इमरान खान चाह रहे हैं 26 आईनी तरमीम का खात्मा। अब इमरान खान ने नया एक मुतालबा ऐड कर लिया है, वो है मुरीद की तहकीकात, ठीक है, जुडिशल इंक्वायरी। क्या 5वां इदारे अपने मैंडेट के मुताबिक काम करें और अपनी हदूद में वापस जाएं? क्या 6ठी, वो कहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को दे सकती है? नहीं दे सकती ना, ठीक है। नतीजतन टकराव है, तसादुम में लड़ाई है, मुज़ाकरात, अगर मुज़ाकरात शुरू हुए भी तो वो एक ट्रैप होगा, वो एक ट्रैक की बत्ती होगी, या फिर इतनी फोर्स या इतनी पावर वो बिल्ड कर लें कि वो फिर पावर टॉक्स की पावर की बात है। जैसे अभी जबरदस्ती लिया ना या सुहेल अफरीदी वाला फैसला, एस्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं दिया ना, वो देना चाहते थे, तो एक वो अपने पावर बनाई, पावर से लिया, अब इस पे मैं आपको बता देता हूँ। सुहेल अफरीदी के मामले में पहले सख्त स्टैंड लिया गया कि कम वक्त में सुहेल अफरीदी नाकाबिले कबूल है,
लेकिन फिर कैसे बन गया? सर वो हालात की वजह से बन गया। हालात की वजह से कैसे बन गए? एक तो ये हुआ कि इमरान खान ने कार्ड इतना ज़बरदस्त खेला सोहेल आफरीदी का कि सोहेल आफरीदी ना केपीके के अंदर ना उनकी पॉपुलैरिटी आसमान पे जा लगी। ठीक है, केपीके के लोग सारे उसके पीछे खड़े हो पूरी गए ना, पार्टी खड़ी होगी, पूरी सब कुछ। पार्टी भी खड़ी होगी, सोशल मीडिया भी खड़ा हो गया, लोग भी खड़े हो गए। असल में केपीके के लोग मैटर करते हैं ना, लोग खड़े हो गए। दूसरा ये हुआ कि उस वक्त आप उन दिनों में हालात देखें ना क्या हुए। जिस दिन उनका इंतखाब हो रहा था, जिस दिन 10 बजे असम्बली का इजलास था, सुबह 4 बजे मुरीद के में ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से चीज़ें ट्रिगर कर गई पंजाब के अंदर। इंटरनली केपी के अपना पंजाब में एक इशू बहुत बड़ा खड़ा हो गया। हमारे यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान के साथ। टीटीपी ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थी, उधर बीएलए ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थी। इंडिया नज़र आ रहा था कि इंडिया तैयार है कि अगर पाकिस्तान का ये बॉर्डर गर्म रहता है अफगानिस्तान के साथ तो 8-10 दिन बाद हम अटैक कर दें। हालात इस तरह के बन गए थे कि एक नया महाज खोला नहीं जा सकता था और फिर खोलने की कोशिश तो की गई, बहुत ज़्यादा की गई। मौलाना फजल रहमान ने ऐसा तो नहीं अपने भाई को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। फिर दूसरा इसमें यह हुआ कि केपीके की अदालत भी निज़ाम के साथ खड़ी नहीं हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। वो एक कोशिश की गई कि कोई टाइम पहले अली अमीन गंडापुर नहीं खड़े हुए, उनको कहा गया कि आप इस्तीफा ना दें और ये और वो भी खड़े नहीं हुए। फिर पेशावर हाई कोर्ट कोशिश की गई, वो खड़ी नहीं हुई। फिर जो पीटीआई एमपीएस वो इसलिए नहीं टूटे कि केपीके के लोग बिल्कुल बहुत उनके सेंटिमेंट्स ऊपर चले गए थे इनके हक में सोहेल आफरीदी के, वरना सोहेल आफरीदी को इतनी आसानी से नहीं आने दिया जाना था। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि जब गवर्नर राज लगेगा या इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा। पेशावर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर आईनी बेंच से बहुत शानदार फैसला इस निज़ाम को अपने हक में मिल जाएगा। अब असदुल्ला खान साहब की बात का लुबे-लुबाब ये था कि केपीके के लोग क्योंकि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं जो वफाक और बाकी ओवरऑल चल रहा है। केपीके एक वाहिद गवर्नमेंट है जो फॉर्म 45 की है। सोहेल आफरीदी सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं केपीके की, मेरे ख्याल पिछली 20-25-30 साल की तारीख के, ठीक है। और इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया, सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरजेंसी लगती है या गवर्नर राज लगता है तो वफाक उसको सस्टेन कर लेगा। अच्छा, मेरी राय है, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं क्यों कर लेगा। जिन्होंने 26 नवंबर को हजम कर लिया, 26 नवंबर के बाद आप उनका कुछ नहीं, मैं बताता हूँ ना फर्क मैं अर्ज कर देता हूँ। मुरीद के बाद जिनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, भाई पंजाब में जितने पीर हैं, कोई एक पीर आपको नजर आता है मुरीद के ऊपर एक लाज़ भी बोलता हुआ? जितने बड़े बड़े मौलवी हैं, कोई बात करता हुआ आपको नजर आ रहा है? इतना सख्त क्रैकडाउन हुआ है टीएलपी के लोगों के ऊपर, उनके हामी के ऊपर, कि कोई चूं भी नहीं कर रहा। ये जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के बड़े बड़े हैं, ये वो मुफ्ती मुनीब साहब और सरवत इजाज कादरी साहब जो है वो मोहसिन नकवी को गले ऐसे मिल रहे हैं जैसे कई दहाइयों के बिछड़े हुए बचपन के भाई जो हैं वो अचानक किसी जगह पे मिल जाएं। पंजाब का मामला देखिए, अब आ जाए इस बात पे जो आप कह रहे हैं। हमारे लोग समझ रहे होंगे कि जब हम केपीके की बात करते हैं तो केपीके किस चीज़ में मशहूर है, क्यों मशहूर है केपीके कि ये इनसे पंगा इतने आसानी से नहीं लिया जा सकता। लेकिन सर बात यह है कि पीटीआई की जो सपोर्ट है ना, भाई बात तो फिर पीटीआई ने कॉल देनी है ना। पीटीआई ने अगर कॉल देगी तो 26 नवंबर आपके सामने राना सलौड़ा कह रहे हैं उससे डबल ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या पीटीआई जो है वो मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करेगी? वो तो नहीं करेगी। तो जब पीटीआई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं करेगी तो एक और वाक़या हो जाएगा। भाई 26 नवंबर से राना सलौड़ा ओपनली बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि उससे 2 गुना ज्यादा ताकत इस्तेमाल करेंगे, तो दो की जगह 4 गुना कर लेंगे। लेकिन होगा इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि अमेरिका हमारी हुकूमत के साथ है। देखें वो जो उन्होंने बात की इंटरनेशनल, अमेरिका साथ है और अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ होगा अगर ये इब्राहिम अकॉर्ड को रिफ्यूज करते हैं। तो जब तक इब्राहिम अकॉर्ड को रिफ्यूज नहीं करते तब तक ट्रंप के दिल के सबसे करीब जो अगर कोई शख्स है तो वो शहबाज शरीफ है। आपने देखा नहीं उसने कैसे शहबाज शरीफ को कहा कि आप आए जरा, जो बंद कमरों में आप मेरी वो कर रहे थे, वो खुशामद वो जरा यहाँ पे, और पूरे पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया कि यार कौन बंदा है। सो इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है, तो ये कर हो जाएगा ये भी हो जाएगा सर। यार मैं आपको बताऊं, मैं जब लोगों से बात करता हूँ ना, वो क्या कहते हैं, वो यही बात करते हैं। वो कहते हैं मुरीद के को देखो, 26 नवंबर को देखो। वो कहते हैं इमरान खान को जब गोली लगी कितने लोग निकले पाकिस्तान में। सर वो इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ भी नहीं होगा। सही है। आप इस वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम हमने करना है, ठीक है, इसराइल को तस्लीम करना है, इब्राहिम अकॉर्ड पे हमने दस्तखत करने हैं। तो सबसे ज्यादा कौन नहीं इस पे आ रहा था?
भाई टीएलपी नहीं आ रही थी ना कि ये खतरा था कि ये नहीं मानेंगे, मैंने जो भी तो वो मैंने उनके साथ जो कुछ हुआ मैंने तो नहीं हुए, लेकिन जो उनको तो क्रैश कर दिया गया। मौलाना जो बड़ी तकरीर कर रहे थे, ये कहाँ पे उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा ट्रंप के खिलाफ बात की? नहीं, डीआई खान में तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लगता है कोई पैगाम पहुंच गया था। डीआई खान में वो तकरीर नहीं थी जो उन्होंने कहीं और मुफ्ती वो डीआई खान में ही हो रही थी, डीआई खान में। अच्छा हाँ, डीआई खान में बकर में जो उन्होंने की वो फिर बड़ी होम्योपैथिक सी थी ना, बड़ी अच्छे बच्चे वाली थी। मौलाना फजल रहमान, मुझे बताए ना, मौलाना फजल रहमान बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे, ट्रंप खान और ये वो, मतलब ट्रंप को वो आड़े हाथों ले रहे थे, अमेरिका को आड़े हाथों ले रहे थे। अच्छा, अमेरिका ने जो अरबों डॉलर इसराइल को दिए हैं या गजा में जो मुसलमानों का कत्लेआम करवाया है, वो कोई अक्टूबर में तो नहीं करवाया ना, सर। पिछले 2-2.5 साल से अमेरिका करवा रहा है, और ट्रंप को भी तो इतना अरसा हो गया ना आए हुए, और ट्रंप पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। लेकिन वही मौलाना जो है वो पाकिस्तान में जो अमेरिका का सफीर है उससे मुलाकातें भी अपने घर पे करते हैं, और अमेरिकी सफीर इनको दावा दे के जाते हैं, और ये अमेरिकी एम्बेसी में भी अपने सारे मौलवियों को लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। तो भाई ना जाते ना आप अमेरिकी एम्बेसी में, आप क्यों गए अमेरिकी एम्बेसी में? एक बंदे को मैं कातिल समझता हूं मुसलमानों का, मैं कैसे उसके दर पे चल के जा सकता हूं सर? मैं कैसे उससे मिल सकता हूं? वो तो वहां पे उनके एम्बेसी में चल के गए। तो कहा यह जाता है कि सर मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड हैं थोड़ा सा। और एक ऐसी आपको बात कर रहा हूं जिस पे आप बड़े हैरान होंगे। असदुल्ला खान साहब ने एक बात की थी अपने एक व्लॉग में, जिसमें इन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी जब आई थी यहाँ पे बिजली के बिलों पे, इन्होंने ये कहा था कि ये लाई गई है। क्यों? उस वक्त मामलात क्या हुए थे? मामलात ये हुए थे कि लोगों के अंदर ना चीजें लावा फटने वाला था बिजली के बिलों के ऊपर, और वाकयात ऐसे हुए कि खुदकुशियां होने लग गई थी, और लोगों के अंदर ऐसे लगा कि अभी चीजें ट्रिगर कर जाएंगी और लोग नेपाल और श्रीलंका की तरह निकल पड़ेंगे, बांग्लादेश की तरह निकल पड़ेंगे। तो क्या किया गया? जमात इस्लामी को लाके बिठाया गया, उनकी कवरेज करवाई गई, और लोगों का किथारसिस हो गया कि यार कोई तो हमारी बात कर रहा है ना, ये मसला हल कर आगे उठेंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। लोगों को लगा सर एक मस्जिद गिराई गई ये यहाँ पे इस्लामाबाद मरी रोड पे। फिर क्या हुआ? मौलाना फजल रहमान के लोग आ गए, ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या वो मस्जिद बन गई है? अभी तक तो नहीं बनी ना। लेकिन मौलाना ने क्या किया कि मौलाना ने वो ठंडा कर दिया उस जज्बात। मौलाना साहब का माजरत के साथ मौलाना का इस वक्त किरदार इस मौजूदा सिस्टम में जेब कुतरे के साथी वाला है। वो जेब कुतरे का साथी क्या करता है? तो छुड़ा के दो चपेड़े मारता है। जेब कुतरा जब पकड़ा जाता है ना और लोग उसको मार रहे होते हैं, जेब कुतरे का दोस्त आता है, वो लोगों को पीछे हटाता है, और ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जेब कुतरे का दुश्मन ये है। वो गालियां देता है, वो कहता है हट जाओ सारे, उसको वो पकड़ता है, उसको 2-4 थप्पड़ मारता है और कहता है हट जाओ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं पुलिस के हवाले करके आऊंगा, और वो उसको उस मॉब में से निकाल के ले जाता है। मौलाना फजल रहमान का किरदार जेब कुतरे के दोस्त वाला है, जो जेब कुतरे को हर जगह आके निकालता है। 26वीं में क्या किया इन्होंने कहा एक शिक मैंने डलवाई है इस्लाम के लिए, बड़ी जरूरी है। और डीए खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 1973 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बनी। 1973 से लेके आज के दिन तक, जिस दिन मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में वो तकरीर कर रहे थे, 17 आई थिंक अक्टूबर था, कहते हैं आज के दिन तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जितनी रिकमेंडेशंस दी हैं इस्लाम के मुताबिक कानून बनाने की, एक भी कानून नहीं बना। अच्छा, तो जब आप पीडीएम की हुकूमत में शामिल हो रहे थे, आप ये शर्त रखते ना कि मैं उस वक्त हुकूमत में शामिल होऊंगा जब आप सारी सिफारिशात को आप वो करेंगे। आप 26वीं तरमीम पे तो हुकूमत फंसी हुई थी, आपके बगैर करवा नहीं सकती थी। आप कहते कि भाई मैं क्या करूं, उसके बदले में 50 से कवानीन रिकमेंड किए हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, मेरे लिए सबसे पहले मेरा दीन है, इस्लाम है, ये 10 कम अज कम आप कानून बना देना, मैं गैर मशरूत आपको देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सर बात यह है कि मौलाना फजल रहमान समेत सारे मैनेज हैं, लिहाजा माजरत के साथ, मुझे पता है लोग भी मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन मेरी एक राय है, अगर गवर्नर राय लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो उसको सस्टेन कर लिया जाएगा। और उसकी वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। अगर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जो गुंडा है, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो सबसे बड़ा इस वक्त बदमाश है, अगर वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है, तो आप इंटरनली क्या कर सकते हैं? अब कुछ इमरान खान के दौर में परिंदा भी यहाँ पे कुछ होता था तो पूरी दुनिया से शुरू हो जाता है कि जी परिंदों के हकूक की पामाली हो रही है, और किसी बंदे के साथ कुछ होता था इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। एक हाथी था जो बहुत अच्छा हुआ, हमारा दोस्त उमर इनाम उसमें बड़ा इन्वॉल्व था, एक हाथी यहाँ से गया, कावन हाथी, ठीक है, वो गया यहाँ पे, पूरी दुनिया में रोला पड़ गया, फंडिंग हुई कि एक हाथी है पाकिस्तान में बुरी हालत में और उसको लेके आना है, और यहाँ से वो पूरा एक जहाज आया और वो जहाज यहाँ से लेके गया उस हाथी को, और पूरी दुनिया में उसकी कवरेज हुई। उस वक्त तो एक हाथी चिड़िया घर में बुरे हालात में था, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया था।
यहाँ पे इतने बड़े बड़े वाक़यात हैं, वो कुछ भी नहीं हुए। इंसानों वजह के है साथ कि क्या? पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, लिहाजा कुछ भी होगा तो ये सस्टेन कर लेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका साथ है और पीटीआई मुसल्लह जदोजहद नहीं कर रही, जो कि उनको करनी भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है। सिर्फ आखिर में मैं एक दो जुमले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब सदीक जान साहब का मुकम्मल ज़ाहिर है, उन्होंने कंक्लूड भी इसी बात पे किया कि अमेरिका साथ है, कुछ भी नहीं हो सकता। और इस वक्त जो मुक़तदरा है उसका मुकम्मल कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुरीद के की इन्होंने मिसाल दी। लेकिन देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप झांक के देखें ना, तो मार्च 1971 तक सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन 8 महीने के बाद दिसंबर 1971 में चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई थी। फरवरी 2007 तक तमाम चीज़ें परवेज़ मुशर्रफ के कंट्रोल में थी। मार्च शुरू होता है, 9 मार्च आता है, वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है, और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें 8-10 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें परवेज़ मुशर्रफ के कंट्रोल में नहीं रही थी और उनके हाथ से मामला फिसल गए थे। आप बिल्कुल सदीक जान की आर्गूमेंट को मैं यहाँ लेकर आता हूँ कि इंटरनेशनल हालात तब्दील हो गए होंगे। जैसे ज़ाउल हक साहब जो हैं 1987 तक ज़ाउल हक साहब बिल्कुल ठीक चल रहे थे, ऐसे ही सारी चीज़ें कंट्रोल में थी, 10 साल से चल रहे थे और अचानक से फिर जो है वो हालात तब्दील हुए। तो अमेरिका की प्रेफरेंसेस कब तब्दील हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसके आसार मौजूद हैं। यानी आज अमेरिका की हुकूमत की तायद हासिल है, ज़रूरी नहीं है 4 महीने बाद भी हासिल रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं उनका मिजाज किस तरह का है। तो एक ही नुक्ते पर अगर ये हुकूमत खड़ी हुई है, सिर्फ एक नुक्ते पर, बाकी कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं है, कोई चीज़ आपके साथ नहीं है, आप 25 महाजों पर लड़ रहे हैं क्योंकि एक बंदा आपके साथ खड़ा है, तो अगर वो एक बंदा पीछे हटा तो बाकी महाज तो कोई आपके साथ है ही नहीं, तो रेत की दीवार है फिर। तो ये मेरा पॉइंट है। अरबों डॉलर की वो फिगर्स में फ़र्क आ गया IMF वाले मामले में। शहबाज शरीफ उधर ट्रंप की खुशामद करते हैं और IMF का हमें प्रोग्राम मिल जाता है। सर आपकी हर चीज़ इस वक्त इस चीज़ पे खड़ी है, और असद साहब की बात से मैं तबाक। कब तक सर? इमरान खान क्या, ट्रंप क्या कहेगा कि शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान को आने दें? वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा, वो शहबाज शरीफ जैसी खुशामद करेगा, वो इसराइल को तस्लीम करेगा, वो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करेगा, वो ट्रंप को माइंस एंड मिनरल्स देगा पाकिस्तान के, ठीक है, वो अफगानिस्तान के हवाले से वो पॉलिसी टो करेगा जो अमेरिका की होगी। तो सर अमेरिका को, ट्रंप को इमरान खान अफोर्ड नहीं है, और क्योंकि वो नहीं है तो इनका काम चलता रहेगा। चे जाए कि ये हैं ऐसे इनके एक ऐसे, ये मतलब अब मैं वो लफ्ज़ मुझे मुनासिब नहीं मिल रहा, यानी बदकिस्मत कह देता हूँ, कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। ये ऐसे इनके नसीब हैं कि ये जिसके साथ लगते हैं ना तो उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। हालात ये हैं कि ये ट्रंप के साथ लगे हैं तो अब ट्रंप के खिलाफ भी उधर एहतजाज शुरू हो गया अमेरिका की। वैसे एक नज़्म है, उसका आखिरी मिसरे हैं, मैं भूल नहीं रहा, तो सिर्फ 2-3 में लाइन जितनी मेरे जहन में आ रही हैं, ये जो ये वर्ल्ड ऑर्डर की तुमने बिसाते नौ बिछाई है, यहाँ पर सभी मोहरे हैं, खिलाड़ी बस अमेरिका है कि जो हर चाल चलता है। हमें तो इस अमेरिका को फ़कत इतना बताना है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ लेकिन उसका मफहूम यह है कि हमें तो इस अमेरिका को फ़कत इतना बताना है, ज़माना तुमसे पहले भी कई हाथों से गुजरा है, ज़माने ने तुम्हारे हाथ से आगे भी जाना है। वाह 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 वाह। इसके बाद मज़ीद गुफ्तगू की गुंजाइश थी। बहुत शुक्रिया जी असदुल्लाह खान साहब, सदीक जान साहब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।